के फ्लैट के साथ वाले फ्लैट के करीब एक गाड़ी खड़ी थी। एक लड़का और लड़की इसमें से अपना सामान निकाल रहे थे। शायद वो नौब्याहता जोड़ा था। लड़की ने उनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दी। रुखसाना और मारिया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ से हेलो का इशारा किया और फिर वो लोग वॉक के लिए निकल गए। ये लोग भी हमारी तरह आज ही आए हैं, उनसे भी गपशप लगाएंगे, रुखसाना ने मारिया से कहा। जफर को फौरन मौका मिल गया। तौबा है, ये औरतें गप्पे मारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, मारिया ने फौरन जवाब दिया। और आप खवातीन को टोकने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। तौकीर ने जफर का हाथ खींचा। आगे भी देखो, किसी खाई में ना गिर जाना। सबसे पीछे रुखसाना और मारिया थी, उनसे आगे जफर और तौकीर थे और सबसे आगे साहिल और हुरिया थी। अब सड़क पर चढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया था। उन सब का सांस फूलने लगा था। वो दरख्तों के करीब ठहर गए। थोड़ा सा और आगे जाएंगे और फिर वापस चलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। कल सुबह इंशाअल्लाह अपनी अपनी गाड़ियों पर सैर के लिए निकलेंगे। जब वो वापस फ्लैट तक पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। मारिया, हम दोनों नए पड़ोसियों से मिलकर आते हैं, रुखसाना ने मारिया से कहा। मारिया ने हुरिया से पूछा, तुम आओगी हमारे साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं, हुरिया ने जवाब दिया। मारिया और रुखसाना दरवाजे से बाहर जाने लगी तो साहिल उनकी तरफ बढ़ा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो तीनों साथ वाले फ्लैट में गए तो दोनों मियाँ बीवी उनकी आमद पर खुश हुए। वो सब लिविंग रूम में बैठ गए। मारिया ने लड़की से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महक है और ये मेरे शौहर ताबिश है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मारिया भी महक से मुखातिब हुई। कितना अरसा हुआ है शादी को? 4 माह हुए हैं। आप सब आपस में रिश्तेदार हैं? महक ने पूछा। मारिया ने रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा। उनके शौहर तौकीर और मेरे शौहर जफर आपस में गहरे दोस्त हैं और साहिल मेरी ननद का बेटा है। साहिल और ताबिश भी काफी देर अच्छी गपशप में मसरूफ रहे। कल का क्या प्रोग्राम है? साहिल ने ताबिश से पूछा। कल का हमारा घोरबंद का प्रोग्राम है, आप लोग भी हमारे साथ ही चलें, ताबिश ने कहा। कल का तो हमारा इधर मरी में ही सैर का प्रोग्राम है, परसों सोचेंगे कि कहाँ जाएं। ये कहकर साहिल ने जाने की इजाजत मांगी। वो तीनों वापस अपने फ्लैट आ गए। सुबह जब रुखसाना, तौकीर और दूसरे लोग लॉन में बैठे नाश्ता कर रहे थे तो महक और ताबिश उनके सामने अपनी गाड़ी में रवाना हुए। महक ने हाथ हिलाकर खुदा हाफिज का इशारा किया। जफर ने मारिया से कहा, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ, हम भी निकलते हैं। मारिया उठकर बर्तन समेटने लगी। हम सब तो तैयार हैं, बस ये बर्तन किचन में रख दूं। रुखसाना भी मारिया की मदद करने लगी। जफर ने तिरछी नजर से हुरिया की तरफ देखा जो सबकी बातों से बेनियाज मोबाइल में मसरूफ थी। थोड़ी देर के बाद वो सब भी सैर व तफरी के लिए निकल गए। आसमान पर सरमई रंग के घने बादल छा गए थे जिससे मौसम मजीद खुशगवार हो गया था। पहाड़ों के नशे वाव फराज पर बादलों को छूते चीर के दरख्त बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। जफर और तौकीर ने मुनासिब जगह देखकर गाड़ियां पार्क की और गाड़ियों उतर गए। आगे गाड़ियों का रास्ता नहीं है, पैदल चलते हैं, आगे के मनाजिर देखने वाले हैं, जफर ने कहा। जफर ने अपना हैंडीकैम साहिल को दिया। साहिल ने अपने हाथ पर हैंडीकैम की पोजीशन को सेट किया। छोटे छोटे बच्चे पहाड़ी फूलों से हार और ताज बनाकर सयाहों को बेच रहे थे। साहिल ने बच्चे से फूलों का हार ले लिया। जैसे ही साहिल ने फूलों को छुआ, वशा का चेहरा इसकी निगाहों में झिलमिला गया। वो मुस्कुराया तो फूलों ने इसका लमस महसूस कर लिया। इसने फूलों को अपने चेहरे से लगाया तो हुरिया के हंसने की आवाज इसकी समाज से टकराई। जब कोई तुम्हारे करीब होता है तो उसे जख्म देते हो, अजियत देते हो, और जब वो दूर चला जाता है तो इसकी याद में झूठे टसूए बहाते हो। साहिल और हुरिया चढ़ाई पर खड़े थे जिसके इर्द गिर्द गहरी खाइयां थीं। साहिल हुरिया की बातों में महूस की तरफ बढ़ने लगा तो गोल पत्थरों पर इसका पांव फिसल गया। हुरिया ने आगे बढ़कर इस का हाथ थाम लिया और उसे ऊपर खींच लिया। वो एक बार फिर तस्हीक आमेज अंदाज में मुस्कुराई। मैं तुम्हें ना थामती तो तुम सीधे नीचे खाई गिरते, तुम्हारी चीखें निकल जाती, तुम बहुत बुज़दिल हो, कभी खाई में छलांग मार कर देखो, यूं लगता है जैसे कमर से पैराशूट बांधकर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी हो। सनसनाहट का एक झटका साहिल के वजूद से गुजर गया। वो हुरिया से कुछ कहने लगा तो रुखसाना हुरिया का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले गई। आसमान पर सरमई बादलों की तहें गहरी होती जा रही थीं। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लोग इस हल्की हल्की बारिश से लतफ अंदोज हो रहे थे। थोड़े फासले पर नेशनल पार्क था। पार्क की लोकेशन भी खूबसूरत थी। जफर और तौकीर की फैमिलीज भी इस पार्क में आ गईं। साहिल ने रुखसाना और मारिया को छेड़ा। आप झूले नहीं लेंगी? रुखसाना ने हुरिया की तरफ देखा। तुम और हुरिया क्यों नहीं लेते? हुरिया को तो झूले बहुत पसंद हैं। साहिल ने हुरिया से पूछा। चलो आओ, ड्रैगन पर बैठते हैं। हुरिया ने मुंह बसूर के जवाब दिया। मुझे झूले पसंद नहीं हैं। रुखसाना उसकी तरफ हैरत से देखती ही रह गई। कितनी बदल गई है हुरिया। मारिया ने रुखसाना के शाने पे हाथ रखा। मौसम को एंजॉय करते हैं, चलो इधर ही चलते हैं, रुखसाना ने कहा। मेज करसियों के दरमियान में बड़ी सी छतरी आवेदन थी। वो सब इधर ही बैठ गए। साहिल पकौड़े और चाय का ऑर्डर देने चला गया। ममा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ, हुरिया ने कहा। थोड़ी ही देर के बाद साहिल चाय और पकौड़ा लेकर आ गया।
सबने गर्मा गर्म पकौड़े खाए तो तौकीर ने हुरिया के बारे में पूछा। हुरिया कहाँ है, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। रुखसाना ने पकौड़ा उठाते हुए कहा। वो वॉशरूम में गई है। अच्छा होता अगर वो नए पड़ोसी भी हमारे साथ ही आ जाते। जफर ने कहा। आप ताबिश और महक की बात कर रहे हैं। इन्होंने भोरबन जाना था, अभी तक तो नहीं पहुंचे होंगे। साहिल की बात सुनकर जफर ने कहा। वो हमसे काफी पहले निकले थे, वो भोरबन पहुंच गए होंगे। जफर का ख्याल दुरुस्त था। ताबिश और महक भोरबन के दिलफरेब नज़ारों का मजा लौट रहे थे। अपनी गाड़ी मुनासिब जगह पार्क करके वो दोनों लॉन्ग ट्रैक पर चल पड़े। भोरबन में बारिश नहीं थी मगर बादल जैसे सयाहों का ताक़ुब कर रहे थे। महक, मेरा कैमरा दो, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाता हूँ। ताबिश ने महक की तरफ हाथ बढ़ाया। महक ने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह, वो तो गाड़ी में ही रह गया है। ओह शट, इतने मुश्किल रास्ते से हम ऊपर तक आए हैं, अब फिर गाड़ी तक जाएं। छोड़ो, खैर है, नहीं कैमरे के बगैर किया मजा। तुम ऐसा करो, इधर ही बैठो, कहीं मत जाना, मैं कैमरा लेकर आता हूँ। ये कहकर ताबिश कैमरा लेने चला गया। दो दरख्त इस तरह मिले हुए थे कि बेंच की शक्ल बन गई थी। महक वहां बैठ गई, उसी जगह ताबिश इसकी तस्वीर बनाना चाहता था। फिर ताबिश पहाड़ के गैर हमवार हिस्सों को फलांगता हुआ तेजी से नीचे उतर रहा था। काफी रास्ता उसी तरह का था। हमवार सड़क आ गई, अब इसे अपनी गाड़ी सामने दिखाई दे रही थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक एक दिल को छू जाने वाली आवाज इसकी समाज से टकराई। इसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। वो सेहरंगेज और खूबसूरत आवाज किसी लड़की की थी जो कुछ इस तरह सर में गा रही थी कि ताबिश के दिल की धड़कनों में हलचल मच गई थी। वो गा रही थी, किस जबान में गा रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर कोई ऐसा सहर था कि ताबिश सब कुछ भूल के इस आवाज की सिमत की तरफ बेइख्तियार बढ़ने लगा। इस आवाज की सिमत बढ़ता हुआ वो किसी और जानिब निकल गया। चीड़ के दरख्तों से भरा पहाड़ का ये हिस्सा बिल्कुल वीरान था। ताबिश आवाज के पीछे भागता रहा, फिर एक जगह इसके कदम रुक गए। गाना गाने वाली लड़की सामने दरख्त के साथ दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी। उसने सफेद जाली वाला फराक पहना हुआ था। इसने ताबिश की मौजूदगी को महसूस कर लिया और खामोश हो गई। ताबिश उसके करीब आया। आप खामोश क्यों हो गई, गाती रही? लड़की ने ताबिश की तरफ चेहरा किया। ताबिश हैरत से बोला, आप तो हुरिया है ना, आप यहाँ कैसे? अभी ताबिश ने ये सवाल ही किया था कि हुरिया का चेहरा एकदम बदल गया। इसके नकुश हुरिया के ही थे मगर इसके चेहरे की रंगत में नीलाहट आ गई। होंठ सियाही माइल हो गए, आंखें जिंदगी की रौनक से बेनियाज हो गई। वो किसी खस्ता हाल मर्दे की तरह दिखाई दे रही थी। मौसम भी एक साथ में ही बदल गया। तेज आंधी के झक्कड़ में दराज का दरख्त इधर इधर झूलने लगे। ताबिश को इस भौंचाल में अजीब अजीब सी भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। वो उल्टे कदमों से हुरिया से पीछे हटने लगा। हुरिया ने वही गाना गाना शुरू किया जो ताबिश के लिए मशहूर किन था, मगर अब उसी गाने के बोल ताबिश के जिस्म पर खंजर की तरह वार कर रहे थे। वो अपने कानों पे हाथ रख के अजियत से चलाने लगा। बंद कर दो ये आवाज। वह आवाज इसके कानों को चरती हुई इसकी शरियानों को काटने लगी। इसके कानों से खून बहने लगा। ताबिश के ना पहुंचने पर महक भी उसे ढूंढने निकल गई थी। इसने गाड़ी के पास जाके देखा कि ताबिश वहां नहीं है। वो आगे जाने के बजाय उसी रास्ते की तरफ चल पड़ी जहां ताबिश गया था। एक अजीब सा एहसास उसे इस रास्ते की तरफ ले गया। एक अनजाने से खौफ से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो ताबिश को पुकारने लगी, ताबिश कहाँ हो तुम? वो आगे बढ़ती रही मगर उसे दूर दूर तक ताबिश दिखाई नहीं दे रहा था। मन उसे ताबिश की करब आमेज चीख सुनाई दी। वो दीदावार दौड़ती हुई इस जगह जा पहुंची जहाँ ताबिश जिंदगी और मौत के बीच तरफ रहा था। इसने ताबिश को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। ताबिश का पूरा वजूद खून में लथपथ था। ताबिश, ये तुम्हें क्या हो गया? महक फूट फूट कर रो रही थी। वो ताबिश को खींचने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगी। ताबिश उसे खुद से दूर कर रहा था। मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। इधर बदरूह का राज है, वो तुम्हारी जान भी ले लेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। महक ने सहमी सहमी नजरों से ऊपर देखा तो उसके सामने कोई लड़की थी जिसका जिस्म हवाई था और वो हुआ में मुअल्लफ थी। महक ने इसके बिगड़े हुए चेहरे में हुरिया चेहरा ढूंढ लिया। कांपते लबों से बोली, हुरिया। हुरिया का नाम लेना ही इसकी मौत की वजह बन गया। ताबिश को खून की उल्टी आई और हमेशा हमेशा के लिए महक को छोड़ के चला गया। हुरिया ने महक को भी मौत की नींद सुला दिया। किसी सयाह को उन दोनों की नशे मिले तो उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया। इधर रुखसाना और तौकीर पार्क में हुरिया को ढूंढ रहे थे। साहिल, जफर और मारिया भी हुरिया को ढूंढ रहे थे। अभी वो उसे पार्क में ही ढूंढ रहे थे क्योंकि मंजिल दर मंजिल पार्क काफी बड़ा था। काफी देर तक वो वॉशरूम से ना आने पर जब रुखसाना ने वॉशरूम्स चेक किए तो हुरिया वहां नहीं थी। सब अपना खाना पीना छोड़कर परेशानी के आलम में हुरिया की तलाश में निकल गए थे। किसी घनी बाड़ के करीब खड़ी होकर रुखसाना चलाने लगी, तौकीर इधर आओ। तौकीर दौड़ता हुआ रुखसाना की तरफ बढ़ा। घनी बाड़ के करीब कियारी में हुरिया बेहोश पड़ी थी। तौकीर ने हुरिया को कियारी से बाहर निकाला और इसके मुंह पे पानी की छींटे मारे। उसने धीरे से सर हिलाया, फिर तौकीर ने उसकी नाक अपने हाथ से बंद कर दी। सांस में घटन होते ही उसने मुंह खोलकर तेज सांस ले, जिसके साथ ही उसने आंखें खोल दी।
तौकीर ने साहिल को फोन किया और हुरिया के बारे में बताया। साहिल, जफर और मारिया भी इधर ही आ गए। इन्होंने हुरिया को जूस पिलाया। वो हुरिया को लेकर उसी टेबल पर बैठ गए जहां वो पहले बैठे थे। ताबिश और महक के सामान की तलाशी ली जा रही थी, जिससे उनके वारिसों का कुछ इल्म हो सके। साहिल ने ताबिश को अपना कार्ड दिया था, इसका मोबाइल जिसमें नंबर भी था। एक शख्स ने साहिल का मोबाइल नंबर मिलाया, उसने साहिल को सारी बात बताई। साहिल का सर चकरा के रह गया। साहिल ने कहा, हम अभी पहुंचते हैं। क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो और कहां जाने की बात कर रहे हो? जफर ने पूछा। साहिल ने इन्हें इशारा किया और हुरिया से दूर चला गया। जफर उठकर इसके पास चला गया। तौकीर और मारिया ने साहिल को इस तरह परेशान देखा तो वो भी इसके पास चले गए। तौकीर ने साहिल के शाने पर हाथ रखा। क्या बात है? ताबिश और महक का कत्ल हो गया है, साहिल ने कहा। सबकी सांसें उनके हलक में ही अटक के रह गईं। मगर कैसे? रुखसाना ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। साहिल ने कहा, अभी ये बताने का वक्त नहीं है। तुम हुरिया को लेकर फ्लैट पहुंचो और रुखसाना को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और साहिल भोरबन की तरफ निकलते हैं, जफर ने कहा। तौकीर खवातीन को लेकर वहां से निकल गया। जफर और साहिल भोरबन की तरफ रवाना हो गए। वो जाए हादिसा पर पहुंची तो ताबिश और महक की खून में लथपथ लाशें देखकर उनके दिल भेंच के रह गए। इनकी आंखें ये कर्बनाक नजारा देख ना पा रही थी। पुलिस ने नशों को अपनी तहवील में ले लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने भारी भरकम आवाज में पूछा, आप उनकी कौन हैं? हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं। उनका और हमारा ताल्लुक बस इतना है कि हम और ये कल एक ही दिन नथी गली के फ्लैट्स में शिफ्ट हुए हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी मैयतों को उनके फ्लैट में ले जाया जाए। फ्लैट के मालिक से उनके एड्रेस का इल्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है उनके घर वालों के पहुंचने के बाद ही आप कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। जफर की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया। देखते हैं, फिलहाल तो मैयतों को उनकी रहाइशगाह तक पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। अगर उनकी वर्षा जल्दी पहुंच गई तो ठीक है, वरना लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाएंगी। जफर और साहिल दिल को मजबूत करके लाशों के करीब बैठ गए। साहिल की पेशानी पे शक्लें उभर आई। उसने अबरूई से करते हुए जफर की तरफ देखा। दोनों की नाक और कान से खून बह रहा है और मुंह से यकीनन इन्हें खून की उल्टी आई है। उनका जिस्म खून में लथपथ, उनका इंतकाल खून के बह जाने से हवा है। जफर ने महक की लाश की तरफ गौर देखा, मगर दोनों का एक ही तरीके से मरना। फिर उनके चेहरे देखो, अंदाजा हो रहा है कि उनकी मौत भयानक तरीन तरीके से हुई है। इंस्पेक्टर ने जफर की बात काट दी। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि मौत कैसे हुई है। फिर इंस्पेक्टर ने लाशों को उनके फ्लैट तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। जफर ने फ्लैट के मालिक से ताबिश और महक के घर वालों का पता मालूम किया और फिर इन्हें सारे मामले से आगाह किया। ताबिश और महक की लाशें उनके फ्लैट तक पहुंचा दी गईं। हुरिया के अलावा सब साहिल, जफर, तौकीर और मारिया रुखसाना उनके फ्लैट में ही थे। जो फ्लैट प्यार भरी मुस्कुराहटों से महक रहा था, अब वहां ससकियों की सरसराहटी थी। ताबिश और महक के घर वालों के पहुंचने पर पूरा फ्लैट दर्द में डूबी हुई चीख वाओ पुकार ये गूंज उठा। रुखसाना साहिल के पास आई। हुरिया फ्लैट में बिल्कुल अकेली है, तुम मेरे साथ चलो। तौकीर और जफर इधर ही ठहर जाएंगे। साहिल जफर को बताकर रुखसाना के साथ फ्लैट से बाहर आ गया। रुखसाना साहिल बातें कर रही थी, हमारे इर्द गिर्द बहुत अजीब से वाकयात हो रहे हैं। हुरिया का इस तरह मिलना भी एक पुरस्कार बात ही है, साहिल ने कहा। क्या मतलब? रुखसाना ने पूछा। आंटी, आप मेरी बात का बुरा ना मनाना। ऐसा लगता जैसे हुरिया को सब याद है, वो सब जानती है। वो हम सबको बेवकूफ बना रही है, साहिल ने बगैर सोचे समझे दिल की बात कह दी। रुखसाना चलते चलते रुक गई। ऐसा नहीं है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मगर जो बात मेरे मुशाहदे में आई है वो यह है कि हुरिया के दो रूप हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मजहबी खुश इखलाक सुलझी हुई लड़की इसमें आबसी है, और कभी वो इंतहाई मोटी लड़की के रूप में दिखाई देती है। साहिल ने पूछा, उनमें से आपकी हुरिया का रूप कौन सा है? मेरी हुरिया मॉडर्न ख्यालात की मालिक थी, मगर इसकी जिद्दत पसंदी ने इसे गुमराह कर दिया था। हुरिया, मैं अपनी हुरिया को ढूंढ रही हूँ। एक बार हुरिया की याददाश्त वापस आ जाए, मैं उसे फिर गुमराह होने नहीं दूंगी। बातें करते करते वो दोनों अपने फ्लैट के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा हुरिया बाहर लॉन में दरख्त के करीब खड़ी किसी से बातें कर रही है। साहिल ने रुखसाना को खामोश रहने का इशारा किया और इसका हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंजीर के दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। रुखसाना भी इसके साथ दरख्त के पीछे खड़ी हो गई। हुरिया की आवाज बदली हुई थी। आवाज नस्वानी ही थी, मगर थोड़ी मोटी थी। यूं लग रहा था जैसे कोई और लड़की बोल रही है। बातें करने में मशगूल थी, जबकि सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो किसी से कह रही थी, ये रोने की चीखों की आवाजें सुन रहे हो? मुझे ये आवाजें तरन्नुम जैसी लगती हैं। मेरा उन आवाजों पर रक्स करने को दिल चाहता है। आज मेरी ताकत बढ़ गई है। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। दिन की चिलचिलाती रोशनी में मेरा दम घुटता है। जब सूरज गुरूब होता है तो मुझे जैसे नई सांसें मिलती हैं। सजे हुए कमरे नहीं अच्छे लगते मुझे तो, रंग उतरी टूटी फूटी दीवारें, उजड़े हुए खाली घर और जंगालूद दरवाजे अच्छे लगते हैं। तुम भी तो कुछ कहो। फवाद, सिर्फ मैं ही बोलते जा रही हूँ। फिर वो मुस्कुराती हुई जैसे किसी की बातें सुनने लगी। रुखसाना चकरा के रह गई। इससे से पहले कि हुरिया पीछे पलट कर देखती, साहिल और रुखसाना वहां से दिए पाँव चले गए।
अंदर फ्लैट में जाते ही रुखसाना ने पानी मांगा। साहिल ने उसे पानी दिया। रुखसाना ने लब तर किए और बोली, साहिल, हुरिया ये कैसी बातें कर रही थी? और तुमने सुना उसने फवाद का नाम लिया? मैं ये सब बातें तौकीर को बताऊंगी तो वो सिर्फ ये कहेंगे कि हुरिया जहनी मरीज है। साहिल तजब्जुब सी कैफियत में टहलने लगा। अंकल तौकीर हकीकत से दूर भाग रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जो बातें हुरिया कर रही थी उनके पीछे कोई ऐसा राज है जिसके अफशा होते ही कई दूसरे राजों पर से पर्दा हट जाएगा। उस वक्त सब काबिल और बात यह है कि हुरिया ने फवाद का नाम लिया, जबकि वो कहती है कि इसे कुछ याद नहीं। सिर्फ यही नहीं, उसने इशारों इशारों में मुझसे वशा के बारे में भी बात की। रुखसाना ने बेचैनी से हाथ हिलाया। मैं कुछ नहीं जानती, तौकीर से बात करती हूँ कि कल सुबह ही वापस चलें। पहले ताबिश और महक कैपिटल ने इस कदर परेशान कर दिया कि मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई, ऊपर से हुरिया की बातें मेरा तो सर चकरा गया है। उसी दौरान हुरिया कमरे में दाखिल हुई। उसने मशकूक नजरों से रुखसाना और साहिल की तरफ देखा और फिर खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। उसने ताबिश और महक के कत्ल के बारे में कुछ नहीं पूछा। इतना बड़ा हादसा इसके लिए बेरहम था। थोड़ी ही देर में जफर, तौकीर और मारिया भी आ गए। आप लोग तो तदफीन व तकफीन तक इधर ही रुकते। रुखसाना ने तौकीर की तरफ देखा। तौकीर ने ठंडी आह भरी और सोफे पर विराजमान हो गया। पुलिस लाशों को उनकी लवाहिकीन के हवाले करने पर आमादा नहीं थी। वो चाहते थे कि पोस्टमार्टम के बाद लाशों को यहीं उसी शहर में दफना दिया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद लाशों की हालत ऐसी नहीं होगी कि इन्हें दूसरे शहर ले जाया जाए। लेकिन ताबिश और महक के लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। वो नशों को अपने शहर ले गए। वो चाहते हैं कि इन्हें उनके शहर में ही दफनाया जाए। दिल ऐसा परेशान हो गया है कि एक पल भी यहाँ रुकने को दिल नहीं चाहता, मगर हुरिया की खातिर ठहरना पड़ेगा। रुखसाना ने तौकीर की बात सुनी तो उसने साहिल की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वो हुरिया के बारे में बात करे। साहिल तौकीर और जफर के करीब बैठ गया और सरगोशी के अंदाज में सारी बात बताई। थोड़ी देर के लिए जफर और तौकीर जैसे सुन ही हो गए। फिर तौकीर जफर से मुखातिब हुआ, तुम मनफी पहलू देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि आने के बाद हुरिया को कुछ याद इस पहाड़ी इलाके में आने लगा हो। अगर उसने वशा और फवाद का नाम लिया है तो ये तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। जफर ने तौकीर की बात को रद्द करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम वही देख रहे हो जो देखना चाहते हो। तुम में कोई तल्ख हकीकत फीस करने की हिम्मत ही नहीं है। तुमने ये नहीं सुना कि हुरिया किस किस्म की बातें कर रही थी? तौकीर बुलातामिल बोला, ऐसी बातें वो अपनी जहनी हालत के सबब भी तो कर सकती है। जफर ने कहा, तुमने जो समझना है समझो, मगर आज से हुरिया पर हमारी खास नजर होगी। जो वाकयात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं वो गैर मामूली और भयानक है। अगर हमने उनकी वजह मालूम नहीं की तो अमवात का सिलसिला खत्म नहीं होगा। तुम अभी आप सीट हो, मुनासिब वक्त देखकर मैं तुमसे तफसील बात करूंगा। और रही बात यहाँ से जाने की, तो अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अच्छा हो या बुरा। हुरिया ने बोलना तो शुरू किया। तौकीर ने साहिल और जफर की तरफ खफकी भरे अंदाज में देखा। मैं तुम दोनों से किसी बहस में उलझना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए। हमें इस फ्लैट को छोड़कर किसी होटल में कमरे ले लेने चाहिए। यहाँ रहेंगे तो ताबिश और महक का ख्याल आता रहेगा। जगह बदलने से क्या होगा? मुझे तो हर जगह मौत की सरसराहटें सुनाई देती हैं। रुखसाना ये कहकर रोने लगी। साहिल उसके करीब आ गया। आंटी हिम्मत रखिए, अंकल तौकीर सही कह रहे हैं। ये फ्लैट सन्नाटे में है। होटल की गहमागहमी में शायद हमें बुरे ख्याल ना आए। हमें हुरिया को वक्त देना होगा, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के बारे में बता सके।